तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पहले जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था आवेश के बारे में पढ़ा था, और दूसरे टॉपिक के बारे में जो हमने पढ़ा था वो था आवेशन की विधियां। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब ये कूलाम बल का सदिश निरूपण क्या होता है? बल को सदिश रूप में लिखना है, यही क्या है? कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब हम कूलाम बल के सदिश निरूपण को निकालने से पहले दो चार्जों को, दो आवेशों को हम मानते हैं। एक आवेश हमने माना Q1 और एक आवेश हमने माना Q2। अब एक आवेश जो हमने Q1 माना, दूसरा Q2 माना, अब हमें इनकी स्थितियां बतानी है। अब स्थितियां बताने के लिए आपने पढ़ा होगा, या मैं आपको बता रहा हूं। पहले मानते हम एक्स एक्सिस, दूसरी मानी वाई एक्सिस, और ये हुआ अपना मूल बिंदु O। अब इनकी स्थितियां बताने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है हमारा सदिश। इसको Q1 को मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी स्थिति सदिश की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं R1 वेक्टर, यानी कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से R1, इसको माना मैंने R1 वेक्टर। R1 वेक्टर जो है वो Q2 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष। R1 वेक्टर क्या है? Q2 आवेश की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये R1 वेक्टर दूरी पर स्थित है। अब दूसरा क्या? स्थिति सदिश Q1 का निकालना है, तो इसके लिए हम मानते हैं R2 सदिश, R2 वेक्टर सदिश। तो Q1 की स्थिति R2 वेक्टर, सेम इसी प्रकार Q1 की स्थिति, Q1 आवेश की स्थिति किसके सापेक्ष? मूल बिंदु O के सापेक्ष, O के सापेक्ष। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो हमारा R1, ये है R1 वेक्टर, लिख लेना। R1 वेक्टर क्या है? Q2 आवेश की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, और R2 वेक्टर क्या है? आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। कूलाम बल का यदि हमें सदिश का निरूपण निकालना होगा तो सबसे पहले दो आवेश मान्य होंगे, और इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के मूल बिंदुओं से उनकी स्थितियां आपको बतानी होंगी। अब इससे आगे करते हैं। मैंने यहां से यहां तक एक वेक्टर बनाया, इसको लिखा मैंने R1 2 वेक्टर, मतलब आवेश R1 2 वेक्टर को लिखूंगा मैं आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। इसी प्रकार अब मैं Q1 से एक वेक्टर इधर की ओर, इसे लिखूंगा मैं R2 1 वेक्टर, यानी कि आवेश Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष, R2 1 वेक्टर बराबर आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। अब R21 वेक्टर क्या है? आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, और R12 वेक्टर है Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। अब हमने इनकी स्थितियां तो पता पड़ गई। अब हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे, आपको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 भी पॉजिटिव है और ये Q2 भी पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि ये Q2 इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब फोर्स इधर लगाएगा, और ये आवेश भी इस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? F12। इसका मतलब आवेश Q1 पर
F12 का मतलब होगा यहाँ पर आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। अब दूसरा, अब ये Q1 किस पर लगाएगा? Q2 पर। इस तरीके से बल लगाएगा। इसको माना मैंने F21 वेक्टर, यानी आवेश 2 पर 1 के कारण बल F21, F12 आवेश 1 पर 2 के कारण, आवेश Q1 पर Q2 के कारण, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या 1 पर 2 के कारण। बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। इससे नीचे इसे लिख सकते हैं, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F12 वेक्टर बराबर Q1 पर Q2 के कारण बल। इसी प्रकार अब आपको लिखना है F21 वेक्टर, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। बेटा आपको मैंने जो बताया आपने सब नोट कर लिया। अब हम कूलाम बल का सदिश निरूपण निकालने से पहले आपको मैं कूलाम बल के बारे में बताना चाहूंगा। जब आपने कूलाम बल निकाला था तो बल के साथ साथ आपने क्या निकाला था? परिमाण और उसकी दिशा। तो हम लिखते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन ये क्या होता है? ये परिमाण होता है, परिमाण। इसके लिए हमें किसकी जरूरत और होगी? दिशा की जरूरत और होगी, दिशा, तभी तो ये सदिश राशि कहलाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जानते हैं F12 वेक्टर बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। आपने पढ़ा था 11th क्लास में वेक्टर। जब आपने वेक्टर पढ़ा था तो आपको ये बात याद होगी, या मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लेना कि मैं R12 वेक्टर जो है वो है R12 एकांक सदिश। R12 कैप का क्या है? ये R12 वेक्टर है, R12 कैप का एकांक सदिश, जिसकी वैल्यू के बारे में आपने पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 1। तो मैं उस वैल्यू को, उस एकांक सदिश को यहां लिखूंगा R12 कैप। इससे इसके परिमाण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमाण है तो ये क्या, कैप इसकी दिशा होगी, और R12 कैप की जो वैल्यू होती है वो ऊपर निकल के आया इस दिशा में। कौन सी दिशा में? R12 वेक्टर दिशा में। अब कौन सी दिशा में निकालना है? इस दिशा में निकालना है, Q2 पर Q1 के कारण। बहुत ही संतुष्टि से मैं ये चीज, ये जो नियम है आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आराम से समझे। अब मुझे किस पर निकालना है? Q2 पर Q1 के कारण। तो हम जानते हैं F21 वेक्टर बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R21 कैप, एकांक सदिश। जब F12 वेक्टर आपने निकाल लिया, F21 वेक्टर आपने निकाल लिया, लेकिन आप अब से पहले एक और बात जानते हैं क्या? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसकी दिशा इस ओर है, Q1 पर कौन बल लगा रहा है? Q2, इसकी दिशा ये। अब इस Q2 पर कौन बल लगा रहा है? Q1 यूं। तो दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत। और कभी भी जहां भी हमें विपरीत दिशा होती है उसके लिए हम किसका रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस का। तो हम जानते हैं कि R12 कैप बराबर होगा माइनस R21 कैप। किसी की भी दिशा बताने के लिए यदि वो अपोजिट में होते हैं तो किसका चिन्ह का प्रदर्शन करते हैं? हम उस माइनस चिन्ह का प्रदर्शन करते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इन दोनों आवेशों का जो बल है वो विपरीत दिशाओं में लग रहा है, इसी के कारण ये क्या है? माइनस। अब हम जानते हैं कि R12 कैप बराबर होगा माइनस के R21। क्या मैं इस R12 कैप की जगह माइनस के R21 ही लिख सकता हूं? F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। हम जानते हैं R12 कैप बराबर होता है माइनस के R21 कैप। तो R12 की जगह क्या लिख दूं मैं? माइनस के R21, माइनस मैंने आगे लगा लिया, R21 कैप। और अब एक और चीज आप जानते हैं कि ये वेक्टर कैप को थोड़ा अंदर ले लो, ये किसके बराबर है? ये F21 वेक्टर के बराबर है। तो F12 वेक्टर बराबर माइनस के F21 वेक्टर। तो आपकी ये क्या है? कूलाम बल का सदिश निरूपण। F12 वेक्टर बराबर माइनस के F21 वेक्टर, यही आपका कूलाम बल का सदिश निरूपण है। और यह आपके कूलाम का नियम, गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है, या न्यूटन के तृतीय नियम भी कहलाता है।
तो मेरी बात थोड़ी आप ध्यान से समझे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है।